नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं। मैंने 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन आर्ट्स कमीशन में आए वो सारे इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। आप सभी को पता है टीजीटी की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है। लगभग 3 महीने का टाइम भी दिया है इन्होंने अप्लाई करने के लिए। अब जो है एग्जाम डेट आनी है, मगर फिलहाल एचपीआरसी के पास एजेंसी नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो एग्जाम जो है 2-3 महीना और खींचेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो जनवरी फरवरी तक होगा, क्योंकि एजेंसी नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। फिर भी हम जो है अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। हमारे चैनल में जो है प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें आपको साइकोलॉजी पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन आए वो सारे करा दिए हैं, हिंदी के करा दिए हैं, इंग्लिश के करा दिए हैं, वैसे ही जो है हिमाचल जीके के भी कवर कर दिए। आज हम पॉलिटी के देख रहे हैं, फिर ज्योग्राफी के देखेंगे, फिर हिस्ट्री के देखेंगे, फिर इकोनॉमी के। तो पूरे 10 साल के पेपर जो है आपको मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, तो चैनल में जो है प्लेलिस्ट बनी है। आज जो है हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे जो भी आज तक एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्ड। तो भारतीय संविधान की मूल प्रत कहाँ संरक्षित है। तो ये पूछ रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है वो कहाँ पर रखी गई है। तो ये क्वेश्चन किसमें है, एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है बताइए, फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। जो ओरिजिनल कॉपी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ पर रखी गई है, वो रखी गई है पार्लियामेंट हाउस में। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में जो है ओरिजिनल कॉपी रखी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्या है, विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहना चाहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का को जो है किस संशोधन से जो है जोड़ा गया है। तो बताइए किस संशोधन से जो है जोड़ा गया है। ये जो है आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है। फर्स्ट, सेवंथ, 42nd या 44th। तो जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, ये वर्ड जो है प्रियम्बल में पहले नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। तो पूछा जा रहा है कब जोड़ा गया है, ठीक है, कौन से जो अमेंडमेंट है उससे जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 42nd अमेंडमेंट। अब ये कब हुई थी, 1976 में। जो 42nd अमेंडमेंट है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो जो सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ये वर्ड जो है जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 से। साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी ऐड की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1976 में, जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा सोशलिस्ट और सेकुलर जो ये वर्ड है ये प्रियम्बल में कब जोड़े गए, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से जो है ये जोड़े गए। तो हर क्वेश्चन के साथ देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। थर्ड देखिए, अ पर्सन विल नॉट बी एन इंडियन सिटीजन इफ ही शी। तो कहना चाहता है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि, तो इन चार में से क्या काम करेगा जिस वजह से जो पर्सन है वो इंडिया का जो है सिटीजन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चंस के जो है ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर। देखिए, वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो अगर वॉलंटरली जो है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेगा तो उस केस में क्या होता है, उसमें वो इंडिया का जो है सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई जो है अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ड्यूल सिटीजनशिप नहीं दी गई है। ठीक है, अगर वहाँ की ले ली तो यहाँ की जो है खत्म हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही होगा। ठीक है, एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन अनदर कंट्री, ये तो है। अब देखिए इंडिया के लोग जो है बाहर जाके काम कर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा कि इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, इज प्रोसिक्यूटेड बाय अ फॉरेन कोर्ट, अगर जो है फॉरेन में उसे कोई सजा हो जाए, ठीक है, तो क्या वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, रहेगा, तब भी रहेगा। रिजाइड्स अब्रॉड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, अगर 5 साल से ज़्यादा भी अब्रॉड रहेगा तब भी इंडियन का जो है इंडिया का सिटीजन रहेगा। तो इसमें फर्स्ट ईयर। ठीक है, अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की फिर सिटीजनशिप जो है खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द डिसमिसल अथॉरिटी। तो निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। तो यहाँ पर आपको जो है रिट्स दे रखे हैं। ठीक है, वैसे 5 तरह के जो है रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो और एक सर्चोररी भी होता है। ठीक है, तो 5 जो है रिट्स होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द डिसमिसल अथॉरिटी। तो ये आपका जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन में आ जाता है। ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होता है, जैसे कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन होता है कि जो है लोअर अथॉरिटी, ठीक है, या लोअर कोर्ट हो गया, उसे जो है प्रोहिबिट किया जाता है। जो भी वो एक्सीडिंग ले रहा है, मतलब वो जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उससे ज़्यादा जो है एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो उसे प्रोहिबिट किया जाता है। या फिर कोई ऑर्डर जो है उसे ऑब्टेन करना पड़ेगा डिसमिसल अथॉरिटी से, अगर उसे जो है कोई भी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कुछ काम करना है। तो ये आपका जो है रिट ऑफ प्रोहिबिशन में जो है आता है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट। तो कहना चाहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल
जो होते हैं वो आपके पार्ट 4 में आते हैं, 36 से 51 आर्टिकल था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको जो है कोर्ट में जाके मांग सकते हो, वो एक स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट जो है उसकी जिम्मेदारी है देना, ठीक है। ऐसे मगर उसको आप बाउंड नहीं कर सकते कि हाँ देना ही पड़ेगा, ठीक है। जिम्मेदारी है एक फंडामेंटली, अगर स्टेट को चलाना है तो जिम्मेदारी है देना, मगर ऐसा नहीं कि हाँ कोर्ट में जाके आप उसको जो है मांग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो इसका फिफ्थ का राइट आंसर क्या, आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 में बोला गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उससे जो है कोर्ट में जाके जो है एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। कोई भी जो पर्सन है वो कोर्ट में जाके जो है बोल नहीं सकता कि हाँ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको जो है एनफोर्स किया जाए। तो ये आर्टिकल 37 में जो है बोला गया है। चलिए यहाँ पर देखिए HPTGT कमीशन 2025 आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जो है कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमने बना रखा है, सिर्फ 799 रुपीज़ का है। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी जो है विथ एक्सप्लेनेशन होंगे, ठीक है। हर एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, आपको हिमाचल जीके हो गया, इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे मेडिकल वालों के लिए बायोलॉजी केमिस्ट्री हो गया, नॉन मेडिकल के लिए मैथ हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स, तो सबका जो है पूरा सिलेबस मिलेगा। आपको बुक तक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिलेबस जो है हमने कवर कर रखा है। बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561। एक बार व्हाट्सएप करो HPTGT कमीशन स्ट्रीम लिख देना, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। मैं आपको जो है वीडियो भेजूंगा, उसमें बताऊंगा क्या क्या मटेरियल जो है आपको मिलने वाला है। लेना लेना बाद की बात है, एक बार मैसेज करके देखो, काफ़ी अच्छी चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। बस मैसेज करो, लेना लेना बाद की बात है। आपको एक बार चेक करो कि हाँ हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा मटेरियल मिलेगा कि बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा सिलेबस जो है कवर किया गया है। 6 देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम। तो यहाँ पर कहना चाहता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को होते हैं, पार्लियामेंट को होते हैं, लोकसभा को होते हैं, राज्यसभा को। तो जो मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 6 का राइट आंसर क्या है, 6 का जो राइट आंसर है वो है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो लोअर हाउस होता है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये HPTGT आर्ट्स कमीशन 2020 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू होम, तो लोकसभा को जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। तो देखिए राज्यसभा का अगर सदस्य बना है तो मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है, 30 चाहिए होती है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो 25 चाहिए होती है मिनिमम एज, मगर अगर राज्यसभा का सदस्य है तो मिनिमम 30 एज होगी तभी होगा हो पाएगा सदस्य। तो मिनिमम क्या होगी, 30 होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। अगर सिंपली पूछता कि हाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज क्या है तो वो 25 है, मगर बोला है कि राज्यसभा का मेंबर भी है साथ में, तब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना होगा तो राज्यसभा का मेंबर तो 30 साल की उम्र में बन सकता है, तो मिनिमम एज तब 30 हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसने प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, तो मिनिमम एज कितनी चाहिए, 35 चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम एज जो है 25 चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, और लोकसभा के लिए जो है 25 चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है, और प्रेसिडेंट के लिए 35 है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम एज क्या होगी अगर कोई राज्यसभा का मेंबर है और वो प्रेसिडेंट जो है सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो है बनना चाहता है, तो 30 में तो राज्यसभा का मेंबर बनेगा, तो 30 ही हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट्थ है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। तो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो कितने सदस्य जो है स्टेट असेंबली जो होती है उसके द्वारा चुने जाएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है, एट्थ का जो है 1/3, ठीक है, 1/3 जो है इलेक्ट होते हैं, तो 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए जो है 1/3 मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली द्वारा। ऐसे भी पूछ सकता है कि गवर्नर जो है उसके द्वारा जो है कितने नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो कितने जी किए जाते हैं, 1/6 किए जाते हैं, ठीक है, 1/6 किए जाते हैं। गवर्नर जो है अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो भी किसी फील्ड जैसे म्यूजिक हो गया, किसी ना किसी फील्ड में जो अच्छा काम किया उनको जो है यहाँ पर जो है नॉमिनेट कर सकता है। बाकी इलेक्ट कितने होते हैं, 1/3 जो है इलेक्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है, एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
The Supreme Court has power to decide election disputes of the president and vice president. What is this power called? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है जो कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा। तो इस पावर को क्या बोलते हैं? इस पावर को क्या बोला जाता है? डाइवर्स जुरिस्डिक्शन या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन या एपेलेट जुरिस्डिक्शन या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो क्या बोला जाता है? 9 का जो राइट आंसर है वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। इसे जो ये पावर है इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के इनमें से क्या फंक्शन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। मेंटेनेंस ऑफ रूट्स, हाँ ये इनका फंक्शन है। प्रोविजन ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, ये भी है। प्रोविजन ऑफ बरियल ग्राउंड्स एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स, तो ये भी है। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होते हैं उसके फंक्शंस क्या होते हैं? वो क्या जो है मेंटेन करेगी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें आपका रोड्स भी आ जाता है, सैनिटेशन, ड्रेनेज, बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड, ये सब कुछ जो है उसमें आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर होगा। जो ग्राम पंचायत है वो सारे ही चीज़ों में जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगा, रोड्स भी, सैनिटेशन भी, ड्रेनेज भी, बरियल एंड क्रिमेशन ग्राउंड्स भी। 11 देखिए, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट रिमेन्स सस्पेंडेड। तो देखिए यहाँ पर कहना चाहता है आपातकाल के दौरान डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी मौलिक अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं। तो कौन सा रहता है? ठीक है, HPTGT आर्ट्स कमीशन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे राइट्स जो है आपके खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, बस एक नहीं होता, वो क्या है? पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है। ये आपका जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये जो है खत्म नहीं होगी। ठीक है, जब भी इमरजेंसी लगेगी, चाहे कैसी भी हो, नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, तब आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो जो है आपके साथ रहेगी, मतलब वो खत्म नहीं होगी। बाकी सारे फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में आता है पर्सनल लिबर्टी। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अ। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, स्टैचुटरी है, नन ऑफ दिस है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन है उसका जो है आर्टिकल 280 में जिक्र है, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। प्लानिंग कमीशन का जो है जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये क्या आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब तो प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग 2015 में इस्टेब्लिश कर दिया गया है, तो अब नीति आयोग है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। द प्लानिंग कमीशन वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो PDF है ये आपको जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर मैंने ये PDF डाल रखी है। PDF को डाउनलोड करो, खुद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद वीडियो देखो, फिर वीडियो से चेक करो कितने क्वेश्चन जो है आप ठीक कर पा रहे हो। पिछले 10 साल के सारे पॉलिटी के क्वेश्चन है, आपको आइडिया लग जाएगा पॉलिटी आपकी स्ट्रांग है या नहीं है, या पॉलिटी पे और जो पॉलिटी है उस पर आपको और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, वो आपको पता लग जाएगा। PDF को जो है आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पहले खुद अटेम्प्ट करना है। आज हम पॉलिटी कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम हिस्ट्री करेंगे, फिर हम जो है इकोनॉमी करेंगे, ऐसे ही जो है ज्योग्राफी करेंगे। तो पूरा जो सोशल स्टडीज़ है आपको मैं करा दूंगा 10 साल के पेपर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैनल में जो है प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो वहाँ से जो है आप चेक भी कर पाओगे। 13 देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये HPTGT आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था? ठीक है, तो कौन था बताइए, चेयरमैन कौन था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का? 13 का राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो है चेयरमैन थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है स्टैब्लिश की गई थी, उसको जो है जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत का जो है संविधान बनाना एक तरह से। ठीक है, तो किसी भी देश को अगर चलाना है तो उसका एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान बनाने के लिए जो है आपकी कमिटीज़ भी बनाई गई थी डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 14 देखिए, विच एक्ट फॉर्म द बेसिस और ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक तरह से ब्लूप्रिंट कौन सा एक्ट था? ठीक है, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, बाकी और देशों से भी ली गई है। ठीक है, जैसे रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज ले ली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कनाडा से ले ली, तो ऐसे जो है और भी जो आपके यहाँ पर कंट्रीज थी वहाँ से अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली। मगर एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्लूप्रिंट था कि हाँ हमने कहाँ से जो है चीज़ें ली, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी सारी चीज़ें ली, तो एक ब्लूप्रिंट है उसका, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पर कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो यूनियन टेरिटरीज के साथ जो है डील करता है। जैसे पार्ट 6 है, ये किससे करता है, ये स्टेट के साथ करता है, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो पार्ट 6 करता है फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही जो पार्ट 8 है, ठीक है, ये जो है आपका यूनियन टेरिटरी के साथ जो है डील करता है। तो 15 का राइट आंसर क्या है, पार्ट 8, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पार्ट 6 जो है वो आपका फंक्शनिंग ऑफ स्टेट के साथ जो है डील करता है, वैसे ही पार्ट 8 जो है ये यूनियन टेरिटरीज के साथ। चलिए 16 देखिए, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनेक्टेड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये कब इनेक्ट हुआ बताइए। 16 का राइट आंसर क्या है, 1956। तो 1956 में जो है सभी स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है वो निर्धारित की गई। उस समय जो है 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी 1956 में। तो उस समय जो है बाउंड्रीज जो है निर्धारित की गई, जो स्टेट्स है वो बनाई गई, कोई लिंग्विस्टिक बेसिस में बनाई गई, कोई किस तरह से बनाई गई। तो यहाँ पर जो है ये कब हुआ, 1956 में। 17th है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो बताइए कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, विजय लक्ष्मी पंडित, लीला सेठ या नन ऑफ दीज। तो 17 का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की, वो थी प्रतिभा पाटिल। तो महिला राष्ट्रपति पहली कौन थी इंडिया की, प्रतिभा पाटिल। चलिए 18 देखते हैं, हु इज द ओनली इंडियन प्रेसिडेंट, सॉरी, who is the only Indian Prime Minister to have died during an official foreign visit। तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी सरकारी दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी। तो कौन थे वो बताइए, कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई या नन ऑफ दीज। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो है राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज है। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और इनकी जो डेथ है वो फॉरेन में हो जाती है, ठीक है, ताशकंद में हो जाती है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 1966 में। तो इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 को में, तो उसे जो है वो मतलब बाद में सस्पेंड हो गया था, रुकवाया था, तो उसके लिए जो है वो गए थे वहाँ पर एक फॉर्मली साइन करने एक तरह से। तो वहाँ पर उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो आज तक पता नहीं लगा कि वो डेथ हुई कैसे, उनको हार्ट अटैक आया, उनके मर्डर हुआ। तो यूट्यूब में भी जो है आप इसको देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री डेथ ऐसे करके सर्च करना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कौन थे पहले जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनका जो है फॉरेन ऑफिशियल विजिट के दौरान जो है उनकी डेथ होगी, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर देखिए ले एक्सप्लेनेशन में दे भी रखा है। तो ही डाइड ऑन 11 जनवरी 1966 इन ताशकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है, अ डे आफ्टर द ताशकंद एग्रीमेंट, फॉर्मल एंड टू इंडो पाक पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 वॉज साइंड, ठीक है। 19th है, हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स डज सिक्किम हैव। तो सिक्किम में कितनी राज्यसभा सीट्स है, 1 2 3 4। तो बताइए 19 का राइट आंसर क्या है। 19 का जो राइट आंसर है वो है 1। तो आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है सिक्किम में कितनी राज्यसभा सीट है, तो वो 1 है। चलिए 20 देखते हैं, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो गवर्नर जैसे अपॉइंट किया जाता है किसी भी स्टेट में, तो उसे जो ओथ दिलाएगा, ठीक है, तो वो कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। किस भी स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा, जैसे मान लीजिए हिमाचल का कोई गवर्नर बनता है, तो उसको जो है शपथ कौन दिलाएगा, जो चीफ जस्टिस होगा हिमाचल हाई कोर्ट का, वो दिलाएगा। वैसे ही मान लीजिए कोई महाराष्ट्र का बनता है, तो महाराष्ट्र का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का वो दिलाएगा, ठीक है। तो कंसर्न स्टेट का जो चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का वो जो है ओथ दिलाएगा गवर्नर को। 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो कितनी बार जो है अमेंड किया गया है। तो एक बार तो मैंने आपको पहले बताया 42nd अमेंडमेंट था, उसमें जो है अमेंड किया गया था प्रियम्बल 1976 में, ठीक है। सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, ये वर्ड जो ऐड किए गए थे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 से। तो एक ही बार जो है अमेंड हुआ है प्रियम्बल, ठीक है, ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार हुआ है 1976 में, उसके बाद फिर कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार ही जो है प्रियम्बल अमेंड किया गया है। ये जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
22 देखिए, इन विच फॉर्म इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में भारत को किस रूप में जो है वर्णित किया गया है। तो ये भी जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा गया है। जो संविधान है हमारा, उसमें इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, कैसे किया गया है, फेडरल। ठीक है, फेडरल, फेडरल का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है एक यूनियन गवर्नमेंट भी है। ठीक है, जैसे भी सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बाकी स्टेट भी है। ठीक है, यूनियन के साथ क्या है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स भी है ना, तो उनकी अलग अलग गवर्नमेंट भी है। जैसे हिमाचल में इस समय कांग्रेस है, तो स्टेट्स भी है। ठीक है, तो यूनियन के साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो इसे जो है फेडरल बोलते हैं। ठीक है, स्टेट के साथ जो है यहाँ पर एक सेंटर गवर्नमेंट भी है, स्टेट भी चल रही है और सेंटर में एक आपकी गवर्नमेंट भी चल रही है। ठीक है, तो इसको हम फेडरल बोलते हैं। ठीक है, चलिए 23 देखते हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है। काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 11 ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर होगा। 23 का जो राइट आंसर है वो क्या है, 11। ठीक है, तो नन ऑफ दिस होगा डी, क्योंकि 11 यहाँ पर दे ही नहीं रखा है। ठीक है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, 11। कौन से आर्टिकल में आती है, 51A। ठीक है, 51A आर्टिकल में जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 में पूछा क्वेश्चन है कि भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसे अपॉइंट कौन करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो 24 का राइट आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है अपॉइंट करेगा। तो हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। 25 है, व्हाट इज द वोट ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा कॉल्ड। तो लोकसभा में जो स्पीकर होता है, ठीक है, अध्यक्ष होता है, उसके वोट को क्या बोलते हैं, इसमें यहाँ पूछा जा रहा है। तो कभी भी टाई होता है, मान लीजिए लोकसभा में जो है टाई हो जाता है, तो उस समय जो है स्पीकर वोट करता है, उसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कास्टिंग वोट। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। व्हाट इज द वोट ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा कॉल्ड, कास्टिंग वोट। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो कभी भी टाई होता है तो उस केस में जो है स्पीकर वोट करता है, उसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। 26 देखिए, इम्पीचमेंट प्रोविजंस आर नॉट देयर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है वो किसका नहीं है। ठीक है, प्रोविजन जो है किसके लिए नहीं है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या किसी भी हाई कोर्ट का हो गया, इनका जो है इम्पीचमेंट प्रोविजंस है। वैसे ही जो है प्रेसिडेंट का भी है, मगर गवर्नर का कोई भी इम्पीचमेंट यहाँ पर प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। जो गवर्नर है उसका कोई भी इम्पीचमेंट प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो उसके खिलाफ कोई भी महाभियोग जो लगाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए कोई भी यहाँ पर प्रोसीजर नहीं है, सिंपली उसे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 27 है, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर जो है लागू हुआ था, राजस्थान में। देखिए राजस्थान तो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ था, राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में दे रखा है 2 अक्टूबर 1959 को जो नौगौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है पंचायती राज सिस्टम जो है पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन भी नहीं दे रखा। 28 देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेशनल इमरजेंसी प्रोवाइडेड। तो नेशनल इमरजेंसी जो है कौन से आर्टिकल में आती है, 352। तो देखिए नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दे रखा 352। 356 क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। 360 क्या है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और नेशनल इमरजेंसी जो है 352 होती है, यहाँ आर्टिकल दे रखा, तो नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर होगा। 29 देखिए, द राइट टू वोट इन पार्लियामेंट इलेक्शन इज अ। तो राइट टू वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोट करना, ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ये गारंटेड बाय द लॉ होता है। 30 देखिए, व्हेन वाज द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर कहना चाहता है जो नेशनल माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब इस्टेब्लिश किया गया। 30 का राइट आंसर क्या है, 1990। तो 1990 में जो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को जो है बनाया गया। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है, वो कब बनाई गई, 1992 में। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो 1992 में हो गया। यहाँ पर पूछा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, ये कब बनाएगी, 1990 में। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 31 देखिए, नीति आयोग इज। तो मैंने आपको एक प्लानिंग कमीशन बताया था, ठीक है, तो उसे रिप्लेस किया था 2015 में नीति आयोग ने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है, तो इसका क्या है, 31 का राइट आंसर एडवाइजरी बॉडी हो गया। ठीक है, तो एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, नीति आयोग क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है। नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट असिस्ट्स इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो पॉलिसी बनाने में जो है हेल्प करती है। 32 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसमें जो है नेशनल इमरजेंसी,
फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशन, 3 मैंने आपको बताई थी। तो 3 तरह की जो है इमरजेंसी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 3 कौन सी होगी? नेशनल इमरजेंसी होगी, वो 352 में आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है 356 में आती है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 360 में आती है। 3 तरह की जो है इमरजेंसीज होती है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। 33 देखिए, व्हेन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट? तो फेडरल कोर्ट की तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब जो है एक्ट करता है? तो फेडरल मैंने आपको बताया था, जैसे सेंटर में भी गवर्नमेंट होगी और स्टेट में भी गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे जो है एक्ट करता है? एक फेडरल कोर्ट की तरह जो है एक्ट करता है जब इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे 2 स्टेटों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक फेडरल कोर्ट की तरह जो है एक्ट कर रहा होता है। 34 देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डन? तो ये पूछा गया है, आर्टिकल बताना है आपको कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है बनाना है या डिसॉल्व करना है, ये किस आर्टिकल में आता है? तो 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 169। अब देखिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, असेंबली तो हर स्टेट में है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कुछ ही स्टेट में, ऐसे नहीं सभी स्टेट में है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे यूपी में होगी, बिहार में होगी, महाराष्ट्र में होगी, ऐसे कुछ कुछ स्टेट में है, सब में नहीं है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो या डिसॉल्व करनी हो तो ये आर्टिकल 169 में आता है। 35 देखिए, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो इंडियन पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है? ये आर्ट कमीशन 2019 में पूछा क्वेश्चन है। एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, और एस्टिमेट्स कमेटी में जो है 30 मेंबर होते हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? एस्टिमेट्स कमेटी है, ठीक है। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कौन सी है? एस्टिमेट्स कमेटी है। तो 35 का राइट आंसर क्या है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्टिमेट्स कमेटी। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 36 देखिए, व्हाट इज द quorum फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा का अगर कोई भी कार्य करना होगा तो उसके लिए quorum होता है, ठीक है। इतने मेंबर तो होने ही चाहिए। तो कितने मेंबर होने चाहिए? 1/10, ठीक है। जो भी स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की उसका 1/10 होना चाहिए, तभी जो है कोई फंक्शनिंग हो पाएगी लोकसभा की। तो 1/10 मेंबर अगर प्रेजेंट होंगे तभी जो है फंक्शनिंग हो पाएगी लोकसभा की, उसे हम जो है quorum बोलते हैं। तो कितना? 1/10 होनी चाहिए, ठीक है। 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए तभी फंक्शनिंग हो पाएगी लोकसभा की। 36 राइट आंसर ऑप्शन सी है। 37 देखिए, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन? तो जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसे अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देगा? किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा तो प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। ऐसे होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा, अभी पीछे दिया था, तो वाइस प्रेसिडेंट ने किसको दिया? प्रेसिडेंट को दिया, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 38 है, द फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय इंडिया फ्रॉम? तो इसमें बोल रहा है जो फेडरल सिस्टम है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। क्वासी फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया? अब फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये जो है कनाडा से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 देखिए, प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी हमने देखा 169, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया, रेजोल्यूशन हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया? 169 में। अभी देखिए, कमीशन 2018 में, तो 2018 में भी जो है पूछा गया है और 2019 में भी पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन कभी कभार रिपीट भी हो जाते हैं। तो 169 में बता रखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर क्रिएट भी करनी हो या डिसॉल्व भी करनी हो तो 169 में इसका जिक्र है। 40 देखिए, टू whom इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल? तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को। तो देखिए लोकसभा का देन रखा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। तो 40 का राइट आंसर क्या है? लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर देन रखा तो नन ऑफ दिस के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन भी जो है रिपीट हो गया है। 41 देखिए, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया है कि कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? तो ये जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ये जो है आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 42 देखिए, विच वन इज नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट? तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सी जो है मेन जुरिस्डिक्शन नहीं होती हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट की? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, या एपेलेट जुरिस्डिक्शन? तो 42 का राइट आंसर क्या है? एडवाइजरी, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है मेन जुरिस्डिक्शन नहीं होती हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की, ये सुप्रीम कोर्ट की होती है, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, बाकी सारी जो है मेन जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट की। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
43 है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत इज गिवन अंडर विच आर्टिकल। तो सिंपली पूछ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो पंचायत को कौन से आर्टिकल के अंडर मिला है। तो पंचायत जो है कौन से आर्टिकल के अंडर आती है, 243 आर्टिकल के अंदर आती है। तो 243 कहीं लिखा है, हाँ जी यहाँ लिखा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो अब ये 243 आर्टिकल है ये ऐड कैसे किया, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट हुई थी, कब हुई थी, 1992 में। तो 1992 में जो है 73rd अमेंडमेंट हुई, उससे जो है जो पंचायत हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो ये जो पंचायत है इसका जिक्र आपको 243 में मिल जाता है, आर्टिकल 243 में। 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। तो ये जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है ये कब इनेक्ट हुआ, 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2003 में, ठीक है। तो 2003 में जो है FRBM एक्ट वाज इनेक्टेड टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन एंड रिड्यूस फिजिकल डिफिसिट्स। 45 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमने जो है स्टार्टिंग में देखा था, मैंने आपको बोला था 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चलिए 46 देखते हैं। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2018 में पूछा गया कि कौन सी स्टेट की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वो कौन सी है, नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो है इंग्लिश। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 47 है, नीति आयोग इज एन। तो नीति आयोग क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है नहीं, स्टैच्यूटरी है, एडवाइजरी है। तो 47 का राइट आंसर क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी है। तो नीति आयोग क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी है। 48 है, व्हेन कैन अ कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिस्चार्ज किया जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कब किया जाता है, जब जो है क्या हो जाता है। 48 का राइट आंसर है डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ ऑफ अ प्रोमिसर। तो जो प्रोमिसर है उसकी डेथ हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। 49 है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट। तो ये क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, एज मच एज अर्नड, इसका मतलब होता है एज मच एज अर्नड। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, काफ़ी जो है बुकों में भी नहीं मिलेंगे, तो सब कुछ इजी नहीं डाला जाता एग्जाम में, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी डाल जाते हैं जो बुकों में नहीं मिलते, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं एग्जाम में, तो तुक्का जो है आप लगा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन छोड़ के आना है। तो ये देखिए क्वांटम मेरिट कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एज मच एज अर्न। तो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है अलाउज अ पार्टी टू रिकवर द अमाउंट डिजर्व्ड फॉर वर्क डन, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अलाउज अ पार्टी टू रिकवर द अमाउंट डिजर्व फॉर वर्क डन। 50 है, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। तो इंश्योरेंस सेक्टर को जो है कौन रेगुलेट करता है, IRDA। जैसे कि स्टॉक मार्केट को सेबी करता है, RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो वैसे इंश्योरेंस सेक्टर को कौन करता है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 51 है, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था फाइनेंस कमीशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है, कौन से आर्टिकल में, 280 आर्टिकल में। तो फाइनेंस कमीशन जो है कौन से आर्टिकल में मिलता है, 280 आर्टिकल में। 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट अपीयर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में देखिए सोशलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सोवरेन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, तीनों वर्ड मिलेंगे, पेट्रियोटिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्ड जो है प्रियम्बल में नहीं मिलता कॉन्स्टिट्यूशन के, पेट्रियोटिक, बाकी सारे मिलेंगे। 53 है, जनरली द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय। तो यूनियन टेरिटरीज को कौन गवर्न करता है, यूनियन गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज को कौन गवर्न करता है, यूनियन गवर्नमेंट ही करती है। तो अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा लद्दाख में जो है इतनी हिंसा हुई, तो किस लिए हुई, जो वहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी से हटाओ और हमें जो है स्टेट का दर्जा दो। तो उसी के लिए जो है यहाँ पर इतना जो है दंगा भी हो रहा है वहाँ पर, न्यूज़ में आपने देखा होगा। तो यूनियन टेरिटरीज को कौन गवर्न करता है, यूनियन गवर्नमेंट करती है। 54 देखिए, डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। तो जो कौन होता है जो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, ठीक है। डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पर आंसर ही बताता हूँ, 54 का जो राइट आंसर है वो है गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जिस भी स्टेट का गवर्नर होगा, मान लीजिए हिमाचल का चीफ मिनिस्टर जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्हें जो है अपॉइंट किया होगा किसके द्वारा, गवर्नर, जो यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, उनके द्वारा जो है उन्हें अपॉइंट किया होगा। तो ओथ भी होगी वही जो है लेंगे, ठीक है, ओथ होगी, अपॉइंटमेंट होगी, वो जो है कौन करेगा चीफ मिनिस्टर की, वहाँ उस स्टेट का जो गवर्नर होगा, ठीक है। तो 54 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये चीज़ किस आर्टिकल में आती है, 164 आर्टिकल में इसका जो है वर्णन है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्या हो गया, जैसे स्टेट असेंबली भी है, ठीक है, स्टेट असेंबली भी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और काउंसिल भी होगी, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। जैसे हिमाचल में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, 68 सीटें हैं उसमें। तो बाकी कुछ स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है, जैसे सेंटर में हम देखते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है, दो है ना, तो वैसे ही उन स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। तो 7 स्टेट हैं टोटल, तो उसमें एक उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तो है नहीं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में दोनों मिलेगी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी फ्रॉम। तो ये जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ये बोरो किया है आइडिया कि जब इमरजेंसी होगी उस टाइम जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ से बोरो किया है इस आइडिया को, तो 56 राइट आंसर जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी से लिया गया है। तो मैंने आपको बताया था जब इमरजेंसी होती है तो सारे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बस एक ही रहता है पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 में जो है वही रहता है, ठीक है, बाकी सारे सस्पेंड किए जाते हैं जब भी कोई इमरजेंसी होगी, जैसे नेशनल इमरजेंसी होगी तो उस समय आपके सारे राइट्स ले जाएंगे, मगर एक राइट रहेगा पर्सनल लिबर्टी का जो आर्टिकल 21 में है। 57 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर एन इमरजेंसी। तो ये आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी कौन सी कंडीशंस में, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, अगर बाहर से कोई एग्रेशन होता है, कोई हमला होता है तो उसमें भी जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। आर्म्ड रिबेलियन, जैसे यहाँ के भारत का ही कोई ग्रुप है, यहाँ पर ही जो है वो दंगा फसाद कर दें, कुछ कर दें, तो उस केस में भी जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इस केस में जो है जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता। फाइनेंशियल क्राइसिस में भी जो है इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया या फाइनेंशियल क्राइसिस, इन 3 केसेस में जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, मगर इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में जो है नहीं कर सकता। चलिए 58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो इंडिया को जो है सेकुलर स्टेट कौन बोलता है इनमें से, बताइए। फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, 9th शेड्यूल बोलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो 58 का राइट आंसर क्या है, प्रियम्बल। तो मैंने आपको बताया सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, वो वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 से। तो जो सेकुलर है कौन बोल रहा है, प्रियम्बल बोल रहा है, ठीक है, इंडिया को जो है एक सेकुलर स्टेट कौन बोल रहा है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 58 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 59 देखें, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये किस में आता है, आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। 59 का राइट आंसर फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 60 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबली। तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं स्टेट असेंबली में, वो हो सकते हैं 500, ठीक है, 60 से लेके 500 तक मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 60 हो गए और मैक्सिमम 500 तक मेंबर हो सकते हैं स्टेट असेंबली में, ठीक है। स्टेट असेंबली में जैसे हिमाचल में कितने समय 68 है, ठीक है, 60 से लेके 500 तक मेंबर हो सकते हैं स्टेट असेंबली में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 61 देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज मे। तो यहाँ पर क्या रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हाँ जी, हेड होता है गवर्नमेंट का, लीडर ऑफ द लोकसभा भी होता है, चेंज द पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर एट विल, हाँ पोर्टफोलियो भी चेंज कर सकता है मिनिस्टर का, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, हेड भी है गवर्नमेंट का, लीडर भी है लोकसभा का और पोर्टफोलियो भी चेंज कर सकता है मिनिस्टर्स का। 62 देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इनटू बीइंग इन द ईयर। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, 2005 में आया, काफी इजी क्वेश्चन है। 62 का राइट आंसर क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है कब आया था, 2005 में आया था। ये जो है आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आर्ट्स कमीशन 2016 क्वेश्चन है, वन मस्ट बी डैश टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मैंने आपको मिनिमम एज बताई थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम 25 है, तो वाइस प्रेसिडेंट की कितनी है, 35 है मिनिमम एज। तो 63 का राइट आंसर क्या है, 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, तो वो 25 है, और राज्यसभा का बनने के लिए वो है 30, ठीक है। तो यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट पूछा था, तो 35 मिनिमम एज है। 64 है, द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज टू बी इन अकॉर्डेंस विद डैश
आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से जो है रिमूव करना है, तो ये जो रिमूवल का प्रोसेस है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो 64 का राइट आंसर 61 है, ठीक है। इम्पीचमेंट जो प्रोसीजर है वो किस में बताया गया है? 61 में, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस, ये किस में है? आर्टिकल 61 में जो है बताया गया है। 65 क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा वो है 250। 66 देखिए, डैश इज द अपेक्स बॉडी अंडर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो जो आपके शहरी क्षेत्रों में सबसे अपेक्स बॉडी, ठीक है, सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है? तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है आपकी अपेक्स बॉडी होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है 67 डैश इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? वो है ग्राम सभा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ग्राम सभा में जो विलेजर्स होते हैं, ठीक है, जिस भी विलेज में है वो डायरेक्टली जो है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स। तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया क्या है? ग्राम सभा। 68 है गिव मीनिंगफुल ऑर्डर टू द फॉलोइंग वर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको बताना है मीनिंगफुल। तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा तो यहाँ पर क्लर्क होगा, ठीक है, क्लर्क हो गया। उससे बड़ा क्या हो गया? कलेक्टर हो गया, फिर चीफ सेक्रेटरी हो गया, फिर गवर्नर हो गया, फिर प्रेसिडेंट हो गया। तो दो से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन सी में हो रहा है, ठीक है, 2 4 1 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना था। तो सबसे छोटा क्लर्क है, उससे बड़ा कौन है? कलेक्टर है, उससे बड़ा चीफ सेक्रेटरी है, उससे बड़ा गवर्नर है, उससे बड़ा प्रेसिडेंट हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखिए, क्लर्क, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर, प्रेसिडेंट। 69 है हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो कहना चाहता है ये लाइन जो है किसके द्वारा कही गई है, ठीक है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो 69 का राइट आंसर क्या है? अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन जो है इन्होंने ये वर्ड्स कहे थे, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डैश अदर जजेस। तो कितने जो है जजेस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, 33 जज होते हैं प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, टोटल 34 होते हैं, ठीक है। तो 33 कर दीजिए यहाँ पर। तो चीफ जस्टिस के अलावा कितने? 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, 33 जज और एक चीफ जस्टिस, टोटल 34 हो जाएंगे फिर। 71 देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज प्रेजेंटेड टू। तो रिपोर्ट जो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, वो जो है किसको दी जाती है? तो वो लोकसभा को दी जाती है, ठीक है। किसको प्रेजेंट की जाती है? लोकसभा को जो है प्रेजेंट की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं पॉलिटी के। आपको एक आइडिया लगा होगा कि पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इसके बाद हम हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इकोनॉमी के, फिर ज्योग्राफी के, पूरा सोशल स्टडीज जो है कवर कराया जाएगा। साथ में जो है साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके के ऑलरेडी हमने कर लिया। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देख सकते हो। बाकी किसी ने भी स्टडी मटेरियल लेना होगा तो यहाँ नंबर देखा है 7018186561। टेस्ट सीरीज के प्राइस में पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कम से कम 400 पीडीएफ है, ठीक है। तो इतनी की तो टेस्ट सीरीज ही मिलेगी आपको। और हमारी टेस्ट सीरीज है भी विथ एक्सप्लेनेशन, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन दिया और आंसर दिया, साथ में एक्सप्लेन आपको करके हर एक क्वेश्चन। तो 10 मॉक टेस्ट हैं, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे आपको। हिमाचल जीके हो गया, डिस्क्रिप्टिव, एमसीक्यू दोनों ही फॉर्मेट में, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, पूरा जो है यहाँ पर सिलेबस मिलेगा, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी लेना लेना बात की बात है।